ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖੀਂਦਾ ਤਹੇ ਯਾਰ ਆਵਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਸੀਂਦਾ ਤਹੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦਾ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ रंग सही जिक्र थींदा तहे। क्या स्कूल लाइफ से आपने शायरी का आगाज किया? दिल करता है तो नज़्म भी लिख लेते हैं और अब इजाज़त मिल गई है कुछ सालों से तो कुछ न कुछ गीत भी लिख लेते हैं। सदमा और सदमे दोनों में बहुत फर्क है। खुदा की बस्ती से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं खुदा की बस्ती। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं उन्होंने ना सिर्फ मियाँ वाली बल्कि पाकिस्तान के शोरा में अपना लोहा मनवाया और सराइकी ज़बान, जिसे तमाम लोग जानते हैं कि सराइकी ज़बान एक मीठी ज़बान है और सराइकी ज़बान में शायरी करना है। सराइकी ज़बान के बारे में सबसे पहले मैं बताऊं कि वो इतनी आसान नहीं है और साथ ही साथ एक और चीज़ ये है कि सराइकी ज़बान में शायरी करना और लोगों को अपना गर्विदा कर लेना ये किसी बड़ी महारत से कम नहीं है। तो मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद महारवी साहब। पाकिस्तान की शोरा में इनका बहुत बड़ा नाम है और आज ये मियाँ वाली से स्पेशली सफ़र करके आए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मियाँ वाली से लाहौर तक का आपका सफ़र कैसा रहा है? ज़ाहिर है मियाँ वाली से लाहौर का सफ़र खूबसूरत ही होता है। अच्छा। और लाहौरिये लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। सही। सर स्टार्ट मैं इस चीज़ से करूँगा कि लोग आपके गर्विदा हैं, लोग आपकी शायरी सुनते हैं, लोग आपको एक जो है ना अपनी मोटिवेशन मानते हैं। मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में सबसे पहले आपको ख़्याल क्या आया कि ये शायरी स्टार्ट कर दी और सराइकी ज़बान में लिखना शुरू कर दिया? एक्चुअली मियाँ वाली, मैं जिस एरिया से मेरा ताल्लुक़ है, शहर से मियाँ वाली, वो फोक सिंगिंग की इंटरनेशनल मंडी है। और जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त हम खुद गाते थे, डाइस बजाते थे। अच्छा। और पैरोडीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की लिखते थे। तो वैसे भी मियाँ वाली में जो मैक्सिमम शुरा ने जब शायरी का आगाज़ किया तो उन्होंने मतलब कि गीत निगारी से ही किया। तो मैंने भी गीत से ही शुरू किया, लेकिन जब कुछ गज़लें लिखी तो फिर असातिज़ा ने पाबंदी लगा दी गीत लिखने पे। तो असातिज़ा ने पाबंदी लगा दी? जी जी। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि उनका भी यही मानना था और मेरा भी यही मानना है कि किसी एक सिन्फ में अपनी तवानाई सर्फ करनी चाहिए ताकि उस पर अच्छा काम किया जा सके, बजाय इसके कि अपने आप को डिवाइड कर लिए। हाँ, कुछ लोग हैं जो बहुत सी असनाफ में जो है ना वो काम कर लेते हैं और अच्छा कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता था कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं मुख्तलिफ, हाँ कभी कभी दिल करता है तो नज़्म भी लिख लेते हैं और अब इजाज़त मिल गई है कुछ सालों से तो कुछ न कुछ गीत भी लिख लेते हैं। तो सिलसिला चल रहा है। अच्छा सर, यकीनी बात है कि आपका स्टार्ट जो है, क्या स्कूल लाइफ से आपने शायरी का आगाज़ किया था या कोई प्यार का सदमा, कुछ इस तरह की मोहब्बत भरी कहानी होगी जिसके बाद आपने शायरी का आगाज़ किया है? नहीं, जब हम स्कूल में पढ़ते थे मैंने जैसे आपको बताया कि वहाँ से ये मोटिवेशन मिली और कुछ लिखना शुरू किया तो उसके बाद लिखते ही चले गए। अब सदमे जो है ना वो हर किसी के साथ हैं, फिर हर कोई शायर भी नहीं है। सदमा और सदमे दोनों में बहुत फ़र्क है। आपके साथ सदमा हुआ है या सदमे हुए? सदमात कह सकते हैं, कह रहा हूँ कि हर किसी के साथ होते हैं। सही। मुझे ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा है कि मुझे स्कूल से मोटिवेशन मिली, लोग अब आपको अपनी मोटिवेशन मानते हैं, ठीक है, आप ये बताएं कि जब आप मोटिवेशन मिली वो शख्स कौन था और क्या वजह थी कि आपने शायरी की तरफ आना शुरू कर दिया? वन एंड ओनली अतौला इस खिलवी मियाँ वाली, बस। सही। तो सर मुझे ये बताएं कि अब तक आपने कितनी किताबें लिखी हैं और कितनी किताबों के आप मुसन्निफ़ हैं और कितनी किताबें आप लिख रहे हैं? मेरी 3 बुक्स छप चुकी हैं। 2006 में पहली बुक छपी और 2012 में दूसरी और 18 में तीसरी। 6 साल के वक्फे से मेरी बुक्स छपी हैं, लेकिन जो अब लग रहा है कि वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि मसरूफियात थोड़ी बढ़ गई हैं, लोगों को ज़्यादा टाइम दोस्तों को देना पड़ता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द किताब पे मैं काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द छप जाएगी। अच्छा, इसके बाद मुझे सर ये बताइएगा कि यकीनी बात है अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब का आपने नाम लिया, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया
उन मियाँ वाली को बल्कि अताउल्लाह साहब की वजह से जानते हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपने इतनी किताबें लिख दी हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मोहब्बत करने वालों के नाम पैगाम एक ही हो सकता है और वो है मोहब्बत करते रहें। कि आप दोस्तों से मोहब्बत करें, इर्द गिर्द के लोगों से मोहब्बत करें। आप किसी से नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। सही। ज़हीर अहमद के बारे में सब लोग जानना चाहते हैं। ज़हीर अहमद की भी कोई मोहब्बत थी? जाहिर है मोहब्बत एक खूबसूरत जज्बा है, हर किसी के साथ होता है। आपके साथ कब और किस दौर में हुई? ये तो मतलब कि कुछ कह नहीं सकते, लेकिन चलता रहता है। सबसे पहले तो अपने कुछ ऐसे अशार सुनाए ना जो आपकी मोहब्बत की याद ताज़ा कर दे, फिर मोहब्बत की दास्तान को आगे बढ़ाएं। शेर मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ मूड्स में मुख्तलिफ शेर हम कहते हैं। वो कोई एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होते हैं, जिस मूड में हम होते हैं। तो मिसाल के तौर पे हम गुस्से में हैं तो ज़ाहिर है एग्रेसिव लिखेंगे, तो हम थोड़े से रिलैक्स हैं तो फिर जिए जिए नहीं लिखेंगे। अगर मज़ीद रिलैक्स हैं तो कोई अच्छा सा सॉन्ग लिखेंगे, सैड हैं तो फिर गज़ल का कोई ना कोई ऐसा शेर लिखेंगे। तो अभी आप किस मूड में हैं? अभी मैं खुशगवार मूड में। अभी मतलब कि सोना तेरी याद विच वधे आ सवाद विच, क्या बात। पहले ते को देखना है बाकी गल्लां बाद विच। पहले ते को देखना है बाकी गल्लां बाद विच। अच्छा, एक ना पाकिस्तानी जो लोग हैं ना वो बहुत ही ऐसा सवाल कर देते हैं। आज ये जो सवाल है ये पब्लिक का सवाल है। पब्लिक कहती है कि पाकिस्तान में शोरा की कोई वैल्यू नहीं है। इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। आप देखें कि आज से कोई 8-10 साल पहले तक जो शायरी थी वो आलमोस्ट लाइब्रेरियों तक थी, और अब जो है वो एक मुशायरे की शक्ल में लोग आलमोस्ट, जो ज़्यादातर लोग थिएटर में थे वो मुशायरे में आ चुके हैं। यूनिवर्सिटीज़ में एक ट्रेंड बन चुका है। आप सोशल मीडिया, चाहे वो टिकटॉक हो, वो फेसबुक हो, स्नैप, आप कोई भी मीडियम देख लें, उस पर कोई भी एक्टिविटी होगी तो उसमें से 80% मैंने देखा है वो पोइट्री पे ही होगी। लेकिन अक्सर औकात सवाल ये लोग करते हैं ये कि शायरी से पेट नहीं भरा जाता। शायरी से अपनी बात तो की जा सकती है लेकिन शायरी से पेट नहीं भरा जा सकता। इस बारे में क्या कहते हैं? ये बिल्कुल ठीक है। असल में पोएट्री, मैं ज़ाती तौर पे मेरा भी यही नुक्ता नज़र है कि ये प्रोफेशन नहीं है। मतलब इससे आप अर्न नहीं कर सकते। जो लोग अर्न करते भी हैं वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए अर्न करते हैं, और वो बहुत कम लोग होते हैं। आपने कितना शायरी से अर्न किया है? नहीं, मैं शायरी से अर्न नहीं करता होता। सर बता दें, नैब नहीं पूछेगी आपसे कि आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है? नैब को तो उन लोगों से पूछना चाहिए जो मेरी शायरी गाते हैं और वो पैसे कमाते हैं, उनसे पूछना चाहिए। सही। तो सर यानी कि आपके मुताबिक पाकिस्तान में जो है शोरा या लिखने वालों की वैल्यू जो है वो कम है या ज़्यादा है? नहीं, वैल्यू है लोगों की, कैसे नहीं है, वैल्यू है। फिर पैसे क्यों नहीं मिल सकते? प्रोफेशन क्यों नहीं बना सकते आप? बतौर प्रोफेशन इसलिए नहीं कर सकते। देखें ना, आप यहाँ पे देखें कि मिसाल के तौर पे अगर कोई जो बुक्स हैं उनका कोई एक सिस्टम होता, कुछ छपती, कुछ इदारे होते जो बाकायदा छापते। यहाँ बुक खरीदने का ट्रेंड नहीं है। अच्छा, फिर आप आ जाते हैं, एक वक्त था कि जब शोरा जो है वो फिल्म के लिए लिखते थे और वहाँ से पैसे अर्न करते थे। ठीक है, अब एक लिमिटेड सा एक सर्कल है लोगों का जो लिखने वाले हैं। आलमोस्ट वो जो गीत निगार हम जिन्हें कहते हैं, जो नगमा निगार होते हैं, वो तो कुछ ना कुछ अर्न कर लेते हैं। अच्छा, कुछ मुशायरों से लोग अर्न करते हैं, लेकिन मुशायरों की जो अर्निंग है वो आलमोस्ट इतनी नहीं होती कि आप उसको ये कह सकें कि आप बतौर प्रोफेशन इसे जो है वो। मुशायरे में कितने पैसे कमा लेते हैं आप? नहीं, मैं तो मुशायरों से पैसे नहीं कमाता। अंदाज़ा कभी इत्तेफाक हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। बस दोस्त हैं, फ़ोन करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि वो कन्वेंस अरेंज कर देते हैं या इस किस्म का। मैं मसरूफ़ होता हूँ तो नहीं जाता,
अगर मैं इजी होता हूँ तो वो कन्वेंस अरेंज कर देते हैं, मैं चला जाता हूँ। सर, जो नए शायर बनना चाहते हैं, नए जो तालिब इल्म हैं, उनको शायरी से बहुत ज़ौक़ होता है किताबें पढ़ने के बाद, और कुछ आप जैसे खूबसूरत इंसान, खूबसूरत इखलाक के जो मालिक हैं, उनकी जब शायरी सुनते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि हम भी शायरी की तरफ जो है ना गामज़न हो जाए। तो शायर बनने के लिए किन किन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए, और इनिशियल लेवल पर जो है क्या हर शख्स शायर बन सकता है? नहीं, हर शख्स तो शायर नहीं बन सकता, लेकिन जिनके अंदर ये पोटेंशियल मौजूद होता है वो मुताले से, रियाजत से उसको बेहतर कर सकते हैं। अब इसमें भी दो किस्म के प्लान हो सकते हैं कि क्या आप सिर्फ शोहरत के लिए शायरी करना चाह रहे हैं, या आप अपने लिए शायरी करना चाह रहे हैं, या आप लिटरेचर को कुछ देना चाह रहे हैं। तो मुख्तलिफ मतलब कि इसमें सिलसिले, जैसा कि मैं जब गज़ल लिखनी शुरू की तो उस वक्त तो ज़ाहिर है एक गीत का माहौल था, लोग गीत सुनते थे, लिखे जाते थे, लोगों को पजीराई मिलती थी, लेकिन एक मुश्किल रास्ता था। लेकिन कोशिश की है कि असातिज़ा ने ज़िम्मेदारी दी है तो उसको, नए लिखने वाले हम भी नए हैं, नए तो हर आदमी रहता है, चूँकि वक्त आगे भागता जागता है और हम उसके पीछे होते हैं, तो नया हर कोई होता है। हाँ, रियाजत लोगों की होती है और वो उसी रियाजत के बलबूते पे ही लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन नए लिखने वालों को मुताला करना चाहिए। और जल्दबाजी जो है ना, और स्पेशली सोशल मीडिया के आने की वजह से लोगों को शोहरत की जल्दबाजी हुआ है। गवर्नमेंट को एक चीज़ बेहतर करने की ज़रूरत है कि एटलीस्ट, चूँकि मैं नेटिव लैंग्वेज का आदमी हूँ, तो मेरा हर प्लेटफॉर्म पे यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप एटलीस्ट जो है ना 5th तक लोगों को नेटिव लैंग्वेज में ही तालीम दें, बच्चों को उन्हें हिसाब का हिस्सा बनाएं, ताकि लोग अपनी ज़ुबान पढ़ें, लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए। लोग अपनी जो कौमी ज़बान है उसके बारे में जानें, उसको पहचानें, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। आखिर में मैं ज़हीर अहमद महारवी साहब की एक बेहतरीन सी नज़म से इख्तिताम करूंगा वीडियो का। तो ज़हीर अहमद साहब से गुजारिश है कि वो अपनी खूबसूरत नज़म जो है हमारे खूबसूरत व्यूवर्स को सुनाएं जी। वो गज़ल है एक, मुझे पसंद है। वो कहंदी गुरबत दा पर्दा रखींदा ता है, कहंदी गुरबत दा पर्दा रखींदा ता है, यार आवन तू पहले दसींदा ता है। कहंदी गुरबत दा पर्दा रखींदा ता है, यार आवन तू पहले दसींदा ता है, तेरे दरबार विच एक गुनाहगार दा, तेरे दरबार विच एक गुनाहगार दा, जेड़े रंग सही जिक्र थींदा ता है। और अच्छा तू मर वञे यानी मैं मर वञा, अच्छा तू मर वञे, अच्छा तू मर वञे यानी मैं मर वञा, यार बोलण तू पहले सुचींदा त है, वत ज़हीर आया होवे ज़रूरी त नहीं, दर ते आया तू नाशा पुछींदा त है।